जोरदार तालियां। डाकघर के डायरेक्टर हैं सुधीर राणा साहब और जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आपके सामने प्रथम पाठ थिएटर ग्रुप से डाकघर के सभी कलाकार बिल्कुल तैयार हैं अपनी प्रतिभा का विलक्षण प्रदर्शन देने के लिए। तो सभी साथियों से अनुरोध है डाकघर के डायरेक्टर साहब से कि 10 मिनट आपके हो चुके हैं मंच पर, बस कुछ ही पल में आप लोग अपनी प्रस्तुति को देने के लिए तैयार रहें। टाइम शुरू होता है अब। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, 1 घंटे का पूरा नाटक का समय है। 55 मिनट पर 1 घंटी दी जाएगी जैसा अभी दी गई थी, जो कि एक सूचना है कि आपका 1 घंटे का समय होने वाला है जी। मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। जब वो नहीं था तब वो था ही नहीं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। लेकिन अब तो ना जाने आप कहां से आकर वो मेरे घर में डट गया है। अब उसके चले जाने से घर घर न रह जाएगा वैद जी। अब आप क्या समझते हैं उसकी बीमारी को? अगर भाग्य में लिखा होगा तो वो कुछ दिन तक बच भी सकता है। और मैंने तो पहले ही कहा था उसे बाहर बिल्कुल नहीं जाने देना। अब जरा से बच्चे को यूं दिन रात घर में कैद करके रखना, भाई ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर आप ही बताइए और कीजिएगा क्या? ये जाड़े की धूप और हवा दोनों ही विष के समान है उसके लिए। शास्त्रों में लिखा है आप इस्मारे जबरे काशे कामलान हलीम के। अच्छा भाई ये तो बताओ, इस बच्चे को तुमने पाया कहां से? गांव के रिश्ते से मेरी पत्नी का भतीजा है। छोटी उम्र से ही बेचारे की मां नहीं रही और अभी उस दिन उसका बाप भी जाता रहा। तब तो उसे मेरी जरूरत है। उसकी जरा सी देह में वात पित्त कफ जिस तरह से एक साथ बिगड़ उठे हैं ना, उससे उसका बच पाना मुश्किल है। मैंने पहले ही कहा था उसे बाहर नहीं जाने देना। हाँ, एक उपाय है, किसी तरह उसे जाड़े की धूप और हवा से बचाकर रखना होगा। लेकिन घर से बाहर निकालना ही तो इनके बुढ़ापे का खेल है। दादा मुझे तुमसे इसलिए ही डर लगता है। तुम झूठ नहीं कहते, मैं सच में बहुत डरावना हो गया हूँ जाड़े की इस धूप और हवा की तरह। लेकिन भाई घर में बांध कर रखने वाले कुछ खेल भी मैं जानता हूँ। मैं जरा अभी अपना काम धंधा निपटाऊं, फिर आकर उससे दोस्ती गांठूंगा।
वहां तक भी नहीं जा सकूंगा? नहीं बेटा, तो देखो ना, वो जहाँ बुआ जाते में दाल डालती है, देखो ना, जहाँ गिलहरी दोनों हाथ में दाल की खुदा लेकर कुट-कुट करके खा रही है। मैं क्या वहां तक भी नहीं जा सकूंगा? नहीं बेटा। मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? बेटा वैद्य जी मना कर कर गए हैं, बाहर जाने से ना तुम बीमार पड़ जाओगे। ये बात भला वैद्य जी को कैसे मालूम हुई? ये कैसी बात करते हो अमर, भला वैद्य जी नहीं जाने? भाई उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जो पोथियां पढ़ डाली हैं। मैंने तो कोई पोथी पढ़ी नहीं ना, किसी से नहीं जानता। अच्छा बेटा, बड़े बड़े वैद्य जी ना घर पर बैठ कर ना पोथियां पढ़ा करते हैं बड़ी बड़ी, और उनकी किसी तरफ ध्यान नहीं जाता। वो घर से बाहर ही नहीं निकलते? नहीं बेटा, वो घर से तुम ही बताओ कब बाहर निकलेंगे। वो तो घर पर बैठकर बस पोथियां पढ़ते हैं। बेटा अमर, तुम भी ना बड़े होकर बहुत बड़े पंडित लोग बनोगे। हाँ नहीं पापा जी, मैं पंडित नहीं बनूंगा, मैं पंडित हरगिज नहीं बनूंगा। तो ये कैसी बात है? भला मैं पंडित हो पाता, मैं तो धन्य हो जाता। देखने की जितनी चीजें हैं, मैं उन सबको देखूंगा, देखता हुआ घुमा करूंगा। अच्छा भाई, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या देखो? और वैसे यहाँ देखने को है ही क्या? पापा जी, अपनी इस खिड़की से वो जो पहाड़ दिखाई पड़ता है ना, मेरा बड़ा मन करता है कि उसे पार करके आगे चला जाऊं। कैसी पागलों सी बात करते हो? हाँ भाई, काम नहीं धंधा नहीं, हा? इतना बड़ा पहाड़ पार करके चला जाओ। जो तुम कहते हो इस बात का कुछ ठिकाना है कि नहीं? भाई समझना पड़ेगा ना, इतना ऊंचा उठा हुआ जो पहाड़ है, इसको पार करने की मनाही है। वरना इतने बड़े बड़े पत्थर एक जगह इकट्ठा करके भाई इतना ऊंचा पहाड़ खड़ा करने की क्या जरूरत थी? पापा जी, तुमको ऐसा लगता है कि वो मना कर रहा है? हाँ, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है धरती बोल नहीं सकती ना, इसी से दोनों हाथ आसमान में उठाकर ऐसे उसे अपनी ओर बुला रही है। बहुत दूर के जो लोग घर में सोए रहते हैं ना, वो भी ये पुकार सुन पाते हैं, लेकिन पंडित लोग उसे शायद ना सुन पाते हो। वो तुम्हारी तरह पागल नहीं है ना भाई, वो सुनना भी नहीं चाहते। बाजी, मैं कब तक अच्छा हो जाऊंगा? बेटा, अब तुम्हारे अच्छे होने में बहुत देर नहीं है। बहुत देर नहीं है? तो ठीक है, तो अच्छा होते ही चला जाऊंगा। वहां चले जाओ। कितने टेढ़े मेढ़े झरनों के पानी में पांव डुबोता घूमता फिरता चला जाऊंगा। जब सब में घर में सोए रहेंगे ना, तब मैं घूमता फिरता चला जाऊंगा। अच्छी बात है, चले जाना। उससे पहले ठीक हो जाओ। लो पहले बेटा एक दवाई खाओ। उसके बाद मुझे पंडित होने को नहीं है ना पापा जी? अच्छा चलो तुम ही बताओ बेटा, तुम क्या होना चाहते हो? मैं? हाँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा मैं आपको सोच के बताऊंगा। हाँ, पर बेटा तुम यूं हर किसी परदेसी से बातें ना किया करो। परदेसी आपने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पापा जी। और वो तुम्हें पकड़ कर ले जाए तो अच्छा ही होगा। मुझे तो कोई पकड़ के भी नहीं ले जाता, सब मुझे यहीं बिठाए रखते हैं। अच्छा बेटा, मुझे तो देर हो रही है, मैं काम पर चलता हूँ। और हाँ सुनो, तुम ना यहीं बैठे रहना, बाहर नहीं निकल जाना। नहीं जाऊंगा, यहीं अपनी इस खिड़की पे बैठा रहूंगा। अमेठी दाइयो, अत्ताजी दाइयो, दैवाले, अमेठी बढ़िया दाइयो। ओ दैवाले, तुमको दही लेना है? लूंगा कैसे? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? पैसा नहीं है, दही नहीं लेना तो भाई हमारा वक्त क्यों बर्बाद करते हो? अगर मैं जा सकता तो तुम्हारे साथ जाता। हमारे साथ चले जाते। हाँ, वो तुम न जाने कितनी दूर से हाथ लगाते चले आ रहे हो। सुनकर मेरा मन जाने कैसा हो रहा है। ए बाबू, तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो जी?
वो मुझे वैद्य जी ने बाहर निकलने की मनाही कर रखी है ना, इसी से मैं यहीं बैठा रहता हूँ। क्या हुआ जी तुमको? क्या हुआ है ये तो मैं नहीं जानता, मैंने तो कोई पोथी पढ़ी नहीं ना, इसी से नहीं जानता। बस मुझे वैद्य जी ने बाहर निकलने की मनाही कर रखी है। नहीं वाले, तुम कहाँ से आ रहे हो? हाँ, हाँ, हम अपने गांव से आ रहे हैं। अपने गाँव से? हाँ, बहुत दूर है तुम्हारा गाँव? बहुत दूर है। वो पचमुंडा पहाड़ है ना, उधर सामने नदी, वो के किनारे है हमारा गांव। पंचमुड़ा पहाड़, शामली नदी, क्या पता शायद मैंने तुम्हारा गांव देखा है। कब? ये मुझे याद नहीं आता। सही में तुमने हमारा गांव देखा है कि किसी दिन पहाड़ गली में गए हो क्या जी? नहीं, मैं गया तो कभी नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने उसे देखा है। अच्छा, बहुत पुराने जमाने के बहुत बहुत बड़े पेड़ों के तले है तुम्हारा गांव। लाल 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 रंग की सड़क के किनारे है ना? बिल्कुल सही बताना जी, बिल्कुल सही बताना। और वहाँ 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 पहाड़ पे वहाँ गाय चरा करती है ना? अरे खूब गाय चरती है हमारे गांव में पहाड़ों पे। और वहाँ की सब औरतें वो माथे पे कल से रखकर वो नदी से पानी भर भर के ले आती है ना? है ना? ए बाबू, तुम कैसे पहचान गए जी? हमारे गांव के सभी औरत नदी से तो पानी भरती है। हे बाबू, लेकिन तुम छिपा रहे हो। तुम जरूर उस और कभी ना कभी गए हैं ना? हम तो छिपा रहे हैं, गए हैं आप। गए होंगे। सच कहता हूँ दही वाले, मैं उस ओर कभी नहीं गया, लेकिन जब मुझे वैद्य जी बाहर जाने को कहेंगे तो मुझे अपने गांव ले चलोगे? हमारे गांव ले चलेंगे। हाँ, ले चलना। फिर तुम मुझे भी ना ये दही बेचना सिखा देना। मैं भी दही बेचता मिलूंगा। हे बाबू, अरे तुम वही पोथी पता पढ़ के अब बहुत बड़का पंडित बनोगे जी। दही बेचेगा बुढ़वा ना, अभी पंडित हो ना, मैं तो तुम्हारी वालटोले से दही लाकर गाँव घर घर बेचता फिरूंगा। कैसे कहते हो तुम? कैसे? या दही ले आओ, दही, या बढ़िया दही, मिष्टी दही, ऐसे आवाज लगाऊंगा तो मुझे ये आवाज लगाना सिखा देना। फूट गई है किस्मत फूट गई। अरे भाई, दही बेचना कोनो सीखे का काम होते भाई। दही बेचेगा। दही वाले, ये सुर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आसमान के अंतिम छोर से जैसे पंछी की पुकार सुनने से मन उदास हो जाता है, वैसे ही जब तुम उन पेड़ों की कतार के बीच से, उस रास्ते के मोड़ से जब तुम्हारी पुकार सुन पड़ती थी तो मेरा मन होता था जाने कैसा होता था मेरा मन। थोड़ा दही खाओ ना। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? अरे ना पागल, पैसा की कोनो बात नहीं है। अरे ये तुम थोड़ा दही खा लोगे तो हमारा मन बहुत खुश होगा। खाओ ना। तुम्हें क्या बहुत देर हो गई? अरे ना, कोनो देर नहीं हुआ हमको, और ना हमारा कोनो नुकसान हुआ है। अरे दही बेचे में कितना सुख है, ये आज हम तुमसे सीखे हैं। बहुत सुख है दही बेचने में, बहुत सुख है दही बेचने में। अरे बहुत सुख है दही बेचने में। और दही रहो बढ़िया दही, और दही रहो बढ़िया दही, बढ़िया और मिष्टी दही।
क्यों चिल्लाते हो? डरते नहीं तुम मुझसे? क्यों? तुमसे डरने की कोई बात है क्या? अगर मैं तुम्हें पकड़ ले जाऊं तो? पकड़ के ले जाओगे? कहाँ? अगर मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊं तो? राजा के पास? वो तो ले चलो ना। लेकिन मुझे तो वैद्य जी ने बाहर निकलने की मनाही कर रखी है। मुझे पकड़ के कोई नहीं ले जा सकेगा। मुझे तो दिन रात ही बैठना है। वैद्य जी ने मनाही कर रखी है? अच्छा, तभी तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया है और आंखों के नीचे काली स्याही फिर आई है। तुम्हारी तो हाथों की नसें भी ऊपर आई हैं। तुम घंटा ना बजाओगे पहले? अभी वक्त नहीं हुआ। वक्त नहीं हुआ? कोई तो कहता है वक्त निकला जा रहा है, कोई कहता है वक्त ही नहीं हुआ। अच्छा, तुम घंटा बजा दोगे तो वक्त हो जाएगा ना? ऐसे कैसे? जब वक्त होता है तभी तो मैं घंटा बजाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा घंटा, सुनने में खूब अच्छा लगता है। वो दोपहर को जब हमारे घर में सभी खा पी चुके होते हैं ना, तो फूफा जी जाने कहाँ काम करने चले जाते हैं और पिशीमा रामायण पढ़ती पढ़ती सो जाती है। और वो मेरा नन्हा कुत्ता वो दालान के कोने में पूंछ में सिर घुसा के ऐसे 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 सोया रहता है। तब बजता है तुम्हारा घंटा। अच्छा, क्यों बजता है तुम्हारा घंटा? बेटा, घंटा सबको ये बताता है समय रुका नहीं है, चले जा रहा है। चले जा रहा है? कहाँ? किस देश को? अब ये तो कोई नहीं जानता। शायद वो देश किसी ने नहीं देखा। मेरा बड़ा मन करता है कि मैं इसी दूर देश में चला जाऊं, जिस देश की कोई बात नहीं जानता ना, उसी बहुत दूर के देश में। एक ना एक दिन तो उस देश सभी को जाना है। तुझे भी जाना है? हाँ, जाना तो होगा। लेकिन मुझे तो वैद्य जी ने बाहर निकलने की मनाही कर रखी है। हो सकता है किसी दिन वैद्य जी ही तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वहां ले जाए। नहीं, तुम उन्हें नहीं जानते। वो तो बस बांध के रखना जानते हैं, वो नहीं जाने देंगे। और जो अच्छे वैद्य जी होते हैं वो आकर छुड़ा भी जाते हैं। अच्छे वैद्य? कब आएंगे वो मेरे अच्छे वैद्य जी? बताओ, पहचान मुझे यहाँ बैठे करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते बेटा, आ जाएंगे। मैं तो जहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठा हूँ, लेकिन पहला जब तुम्हारा घंटा बजता है ना, तो मेरा मन जाने कैसे करने लगता है। पहला वो सामने के मकान में वो जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं, वो जहाँ देखो झंडा फहरा दिया है ना? वहाँ क्या हुआ है? वहाँ नया डाकघर खुला है। डाकघर? किसका डाकघर? अरे भाई, डाकघर और किसका होगा? राजा का डाकघर। राजा का डाकघर? वो राजा के डाकघर में सारी चिट्ठियां राजा के पास से आती है? आती क्यों नहीं? देख लेना, एक दिन तुम्हारे नाम की भी चिट्ठी आएगी। मेरे नाम की चिट्ठी आएगी? पर मैं तो भी बच्चा हूँ। अरे भाई, हमारे राजा तो बच्चों को भी छोटी छोटी चिट्ठियां लिखा करते हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा पहरेदार। लेकिन पहरेदार, वो तुमको कैसे पता होगा कि वो मेरे नाम की चिट्ठी आएगी? अगर ऐसा ना होता तो वो तुम्हारी खिड़की के सामने इतना बड़ा डाकघर क्यों खुलवाते हैं? और मेरी चिट्ठियां भी मुझे कौन ला के देगा? राजा के डाकिए, देखा नहीं तुमने? गले में सोने के तमगे लटकाए घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं? तो ठीक, मैं भी बड़ा होकर डाकिया बनूंगा। डाकिया? डाकिया बड़ा भारी काम है बेटा। धूप हो, बारिश हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी के घर चिट्ठी पहुंचानी पड़ती है। बड़ा भारी काम है भैया। अरे तो तुम हंसते क्यों हो? यही काम तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, डाकिया, सबसे अच्छा काम। नहीं, तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा है। दोपहर को जब धूप झाई झाई करती है, तब तुम्हारा घंटा बज उठता है। कभी रात में जाग उठता हूं तो देखता हूं कि घर का दीपक बुझ गया है और दूर अंधेरे में तुम्हारा घंटा बज रहा है। बेटा, वो चौधरी आ रहा है। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ चौधरी? वो रहा वहां पीछे।
उसे शायद राजा ने चौधरी बनाया है। अरे नहीं, वो खुद ही चौधरी बना फिरता है, लोगों से झगड़ा कर अपना धंधा चलाता है। चल बेटा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा, तुम्हें शहर की सारी बातें बता के जाऊंगा, ख्याल रखना। अगर मुझे रोज राजा की एक चिट्ठी मिला करे तो बड़ा मजा है। यही अपनी इस खिड़की में बैठा बैठा पढ़ लिया करूं। लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मुझे चिट्ठियां पढ़ के कौन सुनाया करेगा। पिशीमा पिशीमा तो बस रामायण पढ़ती है, वो क्या राजा की चिट्ठियां पढ़ सकेगी? कोई बात नहीं, अगर सारी चिट्ठियां नहीं भी पढ़ पाऊंगा ना तो इकट्ठी करके रख लूंगा, बड़ा होने में पढ़ूंगा। हाँ, सारी चिट्ठियां बड़ा होने में पढ़ूंगा। चौधरी जी, ओ चौधरी जी, कौन इस तरह मुझे पुकार रहा है? चौधरी जी। अरे कहाँ का बंदर है तू? तुम चौधरी हो ना? तुमको तो सब जानते मानते हैं ना? हाँ, सब मानते हैं। वो राजा का डाकिया भी तुम्हारी बात मानता है? नहीं मानेगा तो जान बचेगी उसकी, मजाल है। तो ठीक है चौधरी जी, तुम उससे कह देना मेरा ही नाम अमल है, मैं यहाँ इस खिड़की में बैठा रहता हूँ। क्यों भला? मैं क्यों बोलूंगा? अगर मेरे नाम की कोई चिट्ठी आए तो? तुझे कौन चिट्ठी लिखेगा लड़के? अगर राजा चिट्ठी लिखे तो? राजा तुझे चिट्ठी लिखेगा? क्यों? तेरे राजा के साथ दोस्ताना है क्या? अरे सुन लड़के, मुझे खबर मिली है कि बहुत दिनों से तुझसे मुलाकात नहीं होने के कारण राजा मरा जा रहा है। तुम ऐसे क्यों कहते हो चौधरी जी? तुम क्या मुझसे नाराज हो? लो भला, अरे मैं तुझसे क्यों नाराज होने लगा भाई? हैं? तेरा तो राजा के साथ दोस्ताना है ना? माधव का तो दिमाग खराब हो गया है। वो पैसे क्या आ गए, राजा बादशाहों के सिवा बात ही नहीं हो रही। इसे तो सबक सीखना पड़ेगा। ए लड़के, तू चिंता मत कर, मैं बंदोबस्त कर दूंगा ताकि राजा की चिट्ठी तेरे पास आ सके। ना, तुम आगे किसी कोर्ट का होगे ना? क्या? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। अरे क्यों भला? अरे ये खबर मैं राजा को दे दूंगा, वो रुक नहीं पाएगा, तुरंत अपने सिपाही दौड़ा देगा तेरी खबर लेने के लिए। माधव दत्त की हिम्मत बहुत हो गई है। एक बार ये खबर राजा तक पहुंच जाए तब हो जाएगा। मैं भी अब यहाँ बैठे रहना नहीं चाहता। तुम्हें देखकर मुझे भोर के तारे की याद हुआ है।
बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? क्या हुआ है ये तो मैं नहीं जानता, बस मुझे वैद्य जी ने बाहर निकलने की मनाही कर रखी है। तब फिर तुम हरगिज बाहर ना निकलना। वैद्य की बात तो माननी चाहिए, उत्पात नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हें शरारती कहेंगे। जैसे बाहर की ओर देखिए, तुम्हारा मन झटपटा रहा है ना, है ना? है ना? मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा ना ये आधा खुला दरवाजा भी ना बंद कर दूँ। नहीं, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मैं सुधा हूँ। सुधा? जानती नहीं, मैं यहाँ के मालिक की बेटी हूँ। तुम क्या करती हो? डाला भरकर फूल चुनलाती हूँ, फिर उनकी मालाएं गुथती हूँ। अभी मैं फूल ही तो चुनने जा रही थी। फूल चुनने जा रही हो? हाँ। ओ तभी तुम चलती हो ना तो तुम्हारी पायल बज उठती है, छम छम छम। अगर मैं तुम्हारे साथ जा सकता तो वो बहुत ऊंची डाल के वो ना दिखने वाले फूल भी तुम्हारे लिए तोड़ देता। क्यों नहीं? जैसे फूलों का हाल तो मुझसे ज्यादा तुम ही जानते हो ना। जानता क्यों नहीं? मैं 7 भाइयों वाली चंपा का हाल जानता हूँ। मुझे लगता है अगर लोग मुझे छोड़ दे तो मैं वहां जा सकता हूँ जहाँ खूब घने जंगल में भी कोई खोज कर भी राह नहीं पा सकता, जहाँ पत्ती डाल के उनकी पर मुनिया चिड़िया मीठी मीठी झूला झूलती है। वहाँ मैं चंपा बन के खेल सकता हूँ। तुम मेरी पारो दीदी बनोगी? तुम्हारी भी क्या है? मैं पारू दीदी कैसे बनूंगी? अम्मी सुधा, शशि मालिन की बेटी। मुझे ना रोज इतनी सारी मालाएं गुथनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हारी तरफ इसी जगह बैठी रह सकती तो कैसा मजा आता। तब तुम दिन भर क्या करती? मेरी ना एक बढ़िया बहू गुड़िया है, उसका ब्याह कराती। तेरी पहली बेटी है ना, उससे। लेकिन नहीं, अभी देर हो रही है। देर होने पर फिर फूल नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर और रुको ना भाई, আমাকে খুব ভালো লাগছে। আমাকে খুব ভালো লাগছে। ভালো চিলার মতন চুপচাপ এখানে বসে থেকো। मैं फूल लेकर लौटूंगी ना तो फिर तुमसे गपशप करती जाऊंगी। तब तुम मुझे क्या एक फूल भी देती जाओगी? फूल यूं ही कैसे दूंगी? उसका तो दाम देना होगा ना। हाँ तो दाम दे दूंगा। वो जब मैं उस पहाड़ को पार करके काम ढूंढने जाऊंगा ना तब तुमको दाम भी देता जाऊंगा। अच्छा, यही सही। पर तुम आओगी ना? आऊंगी। आओगी ना? आऊंगी। मेरा नाम अमन है, तुम्हें याद रहेगा। मैं नहीं भूलूंगी। देखना, मुझे याद रहेगा। मैं क्या आज अपनी उस खिड़की पे भी ना जा सकूंगा? वैद्य मना कर गए। हाँ बेटा, वहां बैठ बैठ कर ही तो तुमने अपनी बीमारी बढ़ा ली है। पापा जी, मैं अपनी बीमारी के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन वहां रहने से मैं खूब अच्छा रहता हूँ। हाँ, वहां बाहर बैठकर तुमने शहर के तमाम बच्चों और बूढ़ों से दोस्ती कर ली। भाई मेरे दरवाजे के बाहर तो एक मेला सही लगा रहता है। बताओ, ऐसे तुम्हारा शरीर कहीं टिक सकता है? देखना मेरे बच्चे, आज तेरा चेहरा कितना फीका पड़ गया है। पापा जी, मेरा वो फकीर मुझे उस खिड़की पर ना पाके वो लौट जाएगा। कौन है तुम्हारा फकीर? मुझे वही जो मुझे देश देश की बातें बता जाता है। पापा जी, तुम थोड़ी देर के लिए उससे कहो ना मेरे पास यहाँ आके बैठे, यही तो समय उसके आने का। पर बेटा, मैं किसी फकीर को नहीं जानता। यही है मेरा फकीर। पापा जी, ये मेरा फकीर है। बेटा ये तो फकीर, अरे तुम क्या नहीं हो, मेरे कुछ समझ नहीं आता भाई। आओ फकीर, आओ फकीर। इस बार तुम कहाँ गए थे? मैं क्रोच द्वीप गया था। क्रोच? अभी वहीं से लौट रहा हूँ। क्रोच द्वीप से? क्यों भाई, तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों होता है? तुमने मुझे भी अपनी तरह समझा है क्या?
मेरा तो कहीं आने जाने में कोई खर्च नहीं होता। मैं तो अपनी खुशी से चाहे जहां आ जा सकता हूँ। तुम्हारी बहुत मौज है फकीर। अच्छा फकीर, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो तुम मुझे अपना चेला बना लोगे, याद है ना? खूब याद है। मैं तुम्हें घूमने फिरने के कुछ ऐसे मंत्र बता दूंगा कि समुद्र में, पहाड़ में, वन में कहीं भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अरे कैसी पागलों सी बात करते हो दादा आप भी। जी आप बैजी से कुछ मत कहना। अच्छा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही बैठा रहूंगा। लेकिन जिस दिन मैं अच्छा हो जाऊंगा उसी दिन फकीर से मंत्र लेके चला जाऊंगा। तब मुझे नदी, पहाड़, समुद्र कोई पकड़ के नहीं रख सकेगा। बेटा तुम इस तरह जाने की रट न लगाया करो। यह सुनकर तो मेरा दिल न जाने कैसा हो जाता। फकीर फिरोजदीप कैसा द्वीप है बताओ ना। अरे वो बड़े अचंभे की जगह है, वो चिड़ियों का देश है। रोजगार तो चल नहीं पाएगा, नुकसान का सौदा रहेगा। अब तो हद ही हो गई। तुम लोग तो मुझे भी पागल कर दोगे। मैं तो चला।
अब मुझे चुपचाप बतला दो ना, डाकघर में क्या मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है? सुना तो है कि चिट्ठी रवाना हो चुकी है, लेकिन अभी वो रास्ते में ही है। रास्ते में? किस रास्ते में? अच्छा, उसी में जो बारिश के बाद आसमान साफ हो जाने पे बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है, उसी जंगल के रास्ते में है। अरे जान पड़ता है तुम्हें, तो सब कुछ पता है, उसी रास्ते में तो है। सब पता है मुझे फकीर। देख रहा हूं तुम सब जानते हो, लेकिन तुमने ये सब जाना कैसे? ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है मानो मैं आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ देख पाता हूं। मैं देख रहा हूं कि राजा का डाकिया अकेला पहाड़ से उतरता चला आ रहा है। उसके बाएं हाथ में लालटेन है, दाएं हाथ में चिट्ठियों का थैला। वो कितनी रात, कितने दिन पहाड़ से उतरता ही चला आ रहा है। वो पहाड़ की तलहटी में जहां झरने का रास्ता खत्म हो गया है ना, वहीं से वो टेढ़ी नदी की राह पकड़ के चला आ रहा है, दिन रात एक करके चला आ रहा है। उसके बाद जो ईंट के खेत है, उनके बीचों बीच से जो संकरी पगडंडी चली गई ना, वो उसी को पकड़ के चला आ रहा है। वो नदी के किनारे एक भी आदमी नहीं, बस वो कांदा खोचा पक्षी अपनी पूंछ चलाता हुआ घूम रहा है। फकीर जो उसको आता हुआ देखता हूँ, मेरे मन की खुशी उमड़ उमड़ पड़ती है। ऐसी नई आंखें तो मेरे पास नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारे साथ साथ अब मैं भी उसे देख पा रहा हूं। फकीर, जिन राजा के ये डाकघर है, उनको तुम जानते हो? जानता क्यों नहीं, मैं तो रोज उनके यहाँ भीख लेने जाता हूँ। भीख लेने जाते हो? तब ठीक, मैं भी तुम्हारे साथ भीख लेने जाया करूंगा। बेटा, तुम्हें तो भीख लेने की जरूरत ही ना पड़ेगी ना। वो जो चाहेंगे अपनी इच्छा से खुद ही दे देंगे। मैं तो उनके द्वार पर जाकर ऐसे जाओ महाराज जाओ ऐसे कह के भीख मांगूंगा, और बहुत मजा आएगा। मजा तो बहुत आएगा, और तुम्हें साथ ले जाने पर मुझे भी भरपेट भीख मिलेगी। लेकिन तुम भीख में मांगोगे क्या? मैं राजा से कहूंगा तुम मुझे अपने डाकघर का डाकिया बना दो, मैं भी घर गांव गांव में तुम्हारी चिट्ठियां बांटा करूंगा। डाकिया वो चिट्ठियां बांटने के सिलसिले में उसको जो इतना घूमने फिरने को मिलता है, और किसी को कहां मिलता है। बेटा, घर में बैठे रहने में भी इतना दुख किस बात का हो? नहीं, दुख नहीं है फकीर। पहले जब मुझे इस खिड़की पे बिठा रखा था ना, तो लगता था जैसे दिन बीतता ही नहीं, लेकिन अब वो राजा का डाकघर देख करके अच्छा लगता है, इस उम्मीद में कि एक दिन मेरे नाम की चिट्ठी आ पहुंचेगी, मैं हमेशा यहाँ बैठा रह सकता हूँ। मेरे नाम की चिट्ठी आ पहुंचेगी, मैं हमेशा यहाँ बैठा रह सकता हूँ। लेकिन फकीर, वो चिट्ठी में लिखा क्या होगा ये तो मैं जानता ही नहीं। ये ना भी जानो तो क्या है, उस पर तुम्हारा नाम तो लिखा ही होगा, बस हो गया। चिट्ठी में मेरा नाम लिखा होगा। अरे तुम लोगों ने मिलकर ये क्या हंगामा मचा रखा है भाई? क्यों भाई, क्या हुआ? कि राजा ने एक डाकघर तुम्हारे लिए खोला है। अगर ऐसा ही है तो भी क्या हुआ? अरे अपने चौधरी साहब ने गुमनाम चिट्ठी लिखकर ये बात राजा तक पहुंचा दी। राजा तक तो सभी बातें पहुंचती हैं, ये क्या हम नहीं जानते? अरे तो भाई फिर सबर कर बातें तुम क्यों नहीं करते हो? भाई राजा रजवाड़े की बात इस तरह जगह पर लाते ही क्यों हो? तुम लोगों ने ना मुझे अच्छी खासी मुश्किल में डाल दी। फकीर, राजा के इस बात से नाराज होंगे? अरे नाराज कैसे होंगे, ऐसे ही नाराज होंगे। मुझ जैसे फकीर और तुम जैसे लड़के पर नाराज होकर कैसे राजपाट चलाते हैं, ये भी हम देख लेंगे। देखो फकीर, आज सुबह से ही रह रहकर
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता आ रहा है। लगता है जैसे सब सपना है। अगर 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 अभी सभी घर गायब हो जाए तो अगर फकीर मैं राजा की चिट्ठी नहीं पाऊंगा क्या? नहीं आएगी मेरे नाम की चिट्ठी? मेरे नाम की चिट्ठी नहीं आएगी? मेरे नाम की चिट्ठी जरूर आएगी और आज ही आएगी। পাখি ফিরে জানো যায়, পাখি ফিরে জানো যায়, আমার ছেলে পাখি জানে কখনো না যায়, আমার ছেলে পাখি জানে কখনো না যায়। आइए आइए वैद्य जी। अब कैसा लग रहा है? अच्छा। ये हंसी अच्छी नहीं जान पड़ती। इसने ये जो कहा बहुत अच्छा लग रहा है। यही खराब लक्षण है। हमारे चक्रधर ने कहा है। चक्रधर की बातें छोड़िए महाराज, ये बताइए अब आगे बात क्या है? लगता है इसे बाहर की हवा लग चुकी है। मैंने बार बार चेतावनी दी थी। जान पड़ता है अब इसे बचाकर नहीं रखा जा सकेगा। नहीं नहीं वैद्य जी, मैंने तो इसे कहीं बाहर ही नहीं जाने दिया। मैंने इसे खूब घेर संभाल के रखा है। घर के खिड़की दरवाजे सब बंद रखता हूं मैं। अचानक आज ना जाने ये कैसी हवा चल रही है। मैं खुद देख आया हूं। तुम्हारे सदर दरवाजे से हूं कर हवा चल रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कुंडी ताला लगाकर उस दरवाजे को बंद कर दो। और हाँ, कुछ दिन के लिए अपने यहाँ लोगों का आना जाना भी बंद रहे। अगर कोई आ भी जाए तो उसके लिए खिड़की का रास्ता है ना। ये खिड़की से ढलते हुए सूरज की रोशनी आ रही है, इसे भी बंद कर दो। इससे रोगी की नींद उछट जाती है। अमन ने आंखें बंद कर रखी। इसका चेहरा देखकर लगता है वैद्य जी मानो जो अपना नहीं था। मैं उसे अपने घर लाया, इसे प्यार किया, लेकिन अब जान पड़ता है इसे पकड़ कर न रख सकूं। ये क्या? ये चौधरी तुम्हारे घर की तरफ क्यों आ रहा है? ये क्या गड़बड़ है? मुझे अब चलना चाहिए। और हाँ, ध्यान रहे उस दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद कर देना। मैं घर पहुंचकर जहर गोली भिजवा दूंगा। अगर बचना होगा तो उसी से बच सकेगा। चुप चुप। नहीं फकीर, तुम समझ रहे हो मैं सो रहा हूं, लेकिन मैं सोया नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे माँ बाबा मेरे सिराने बातें कर रहे हो। तो भाई माधव दत्त, आजकल तो बड़े बड़े लोगों से तेरी राह रस्म हो गई है। नहीं नहीं चौधरी जी, आप कैसी बात करते हैं? हम लोग तो बहुत मामूली आदमी हैं। क्यों? तेरा बेटा राजा की चिट्ठी का इंतजार नहीं कर रहा? अरे तो बच्चा है, पागल है। भला बच्चे की बात का कौन ख्याल करता है चौधरी जी? इसमें अचरज की क्या बात है माधव दत्त? इससे बढ़िया घर राजा और कहां पाएंगे? हैं? इसीलिए तो तुम्हारी खिड़की के सामने उन्होंने अपना डाकघर खोला है। ए लड़के, देख, तेरे लिए राजा की चिट्ठी आई है। सच? हाँ?
तेरा राजा से दोस्ताना है ना? ये देख। मुझसे ठट्ठा ना करो चौधरी जी। फकीर तुम बताओ ना, ये सचमुच क्या राजा की चिट्ठी है? फकीर बताओ ना। हाँ बेटा, मैं फकीर होकर कहता हूँ, इस सच में राजा की ही चिट्ठी है। तो फिर मैं इसमें कुछ क्यों नहीं देख पाता? फकीर, मेरी आंखों में सब कुछ सफेद दिख पड़ता है। चौधरी जी तुम बताओ ना, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? बताओ ना। क्यों नहीं? इसमें लिखा है कि आज या कल राजा तुम्हारे घर आ रहे हैं, उसके लिए चना चमेले का इंतजाम करके रखना। वो कहते हैं राजमहल में अब मेरा जी नहीं लगता। चौधरी जी, इन बातों को लेकर तो हंसी ठट्ठा ना कीजिए। अरे हंसी ठट्ठा? कैसा हंसी ठट्ठा? इनकी मजाल है कि हंसी ठट्ठा कर सके। अरे दादा, तुम भी पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, और इसीलिए आज इस सादे कागज पर लिखे हुए अक्षर देख पा रहा हूं। इसमें लिखा है कि आज राजा खुद अमल को देखने आ रहे हैं और अपने साथ राजवैद्य को भी ला रहे हैं। हाँ, वो सुनो, उनके बाजे बज रहे हैं। फकीर तुम सुन नहीं पाते क्या? पूरे पागल हुए बिना ये नहीं सुन पाएंगे लगे। चौधरी जी, मैं समझता था तुम मुझसे नाराज हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम सचमुच राजा की चिट्ठी ले आओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लाओ अपने पैरों की धूल दे दो। चलो, इस लड़के में श्रद्धा भक्ति तो है, अकल ना सही, पर मन का बहुत अच्छा है। लगता है 4 पहर बीत गए। शाम का पहला तारा क्या निकल आया फकीर? मैं उसे क्यों नहीं देख पाता? इन्होंने खिड़की दरवाजे तो बंद कर रखे। मैं उन्हें खोल देता हूं। ये शोर कैसा? कौन है? ये हम कैसा है? मुझे लगता है डकैत घुस आए। मैं पंचानन चौधरी हूं। चौधरी की आवाज के सामने कोई नहीं टिक सकता, चाहे कितना बड़ा डकैत क्यों नहीं हो। मुझे लगता है उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया है। महाराज आज रात को आएंगे। अरे ये तो कसम हो गई। आज रात को? कितनी रात बीते सिपाही जी? दोपहर रात में। दोपहर रात में? जब मेरा दोस्त पहरेदार नगर की ड्योढ़ी पर घंटा बजाएगा तब? हाँ, तभी राजा ने अपने छोटे दोस्त को देखने के लिए अपने सबसे बड़े वैद्य को भेजा है। ये क्या? चारों ओर सब कुछ बंद क्यों है? खोल दो, खोल दो। जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब खोल दो, खोल दो। अब कैसा जान पड़ता है? अच्छा, बहुत अच्छा। अब मुझे कोई रोक नहीं।
आधी रात को जब राजा आवेंगे तब क्या तुम बिछावन से उठकर उनके साथ जा सकोगे? हाँ हाँ, मैं जा सकूंगा, मैं उड़ सकूंगा, मैं बाहर निकल सकूं तो मेरी जान बचे। मैं उनसे कहूंगा तुम मुझे इस अंधेरे आसमान में ध्रुव तारा दिखला दो। जान पड़ता है मैंने उसे कितनी ही बार देखा है, लेकिन वो कौन सा है ये मैं नहीं जान सकता। वे तुम्हें सब कुछ बतला देंगे। इस घर को साफ करके फूलों से सजाकर राजा के आने लायक बना दो। इस आदमी के यहां रहने से तो काम न चलेगा। नहीं राजा जी, ये तो मेरे दोस्त हैं। जब आप लोग नहीं आए थे तो इन्होंने ही तो मुझे राजा की चिट्ठी लाकर दी थी कि मेरे दोस्त हैं। अच्छा, अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं तब ये यहाँ रह सकते हैं। बेटा अमर, राजा तुम्हें प्यार करते हैं, वो आज तुमसे यार खुद मिलने आ रहे हैं। तुम ना उनसे कुछ मांग लेना। हाँ, तुम तो जानते ही हो हमारी हालत कुछ अच्छी नहीं है ना। मैंने तय कर लिया है फूफा जी। क्या तय कर लिया है तुमने? मैं राजा से कहूंगा तो मुझे अपने डाकघर का डाकिया बना लो। मैं भी तुम्हारे डाकिये की तरह घर घर गांव गांव तुम्हारी चिट्ठियां बांटा करूंगा। लो, फूट गई। फूफा जी, हमारे घर में राजा आएंगे, तुमने उनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त किया है? उन्होंने कहा है तुम्हारे यहाँ तो वे चना चबेना ही खाएंगे। चना चबेना खाएंगे? चौधरी जी, तुमने तो ये पहले ही बता दिया था। तुम तो जैसे सब कुछ जानते थे, हमको कुछ भी पता नहीं था। अगर किसी को मेरे घर भेज दो तो मैं। कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सब लोग शांत हो जाओ। तो इससे तो नींद भी आने लगी। मैं अब इस बच्चे के सिरहाने बैठूंगा, इससे नींद आ रही। दिए की रोशनी बुझा दो। अब केवल आसमान के तारों से ही रोशनी आ। इसे नींद आ गई। दादा, दादा, तुम इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हो? ये जो मैं सब देख रहा हूँ क्या ये अच्छे लक्षण है? ये मेरे घर को अंधेरा क्यों किए दे रहे हैं? तारों की रोशनी से पता हमारा क्या होगा दादा? चुप रहे अविश्वासी, ऐसी बातें ना हो। अमर, 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 सो गया है अमर। लेकिन मैं तो इसके लिए फूल लेकर आई। इन्हें क्या मैं इसके हाथों में ना दे पाऊंगी? इंशाल्लाह दे दो अपने फूल। ये कब जागेगा? अभी, तुरंत, जब राजा आकर इसको पुकारेंगे। तब तुम चुपके चुपके इससे एक बात कह दोगे? क्या कहना होगा? कहना कि सुधा तुम्हें भूली नहीं।
डाकघर की टीम से कोई भी एक जन आकर अपनी पूरी टीम का परिचय दें, क्यों हम सब जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। कॉर्डलेस माइक भी है यहाँ। बहुत सुंदर चौधरी साहब, आपकी जो अकड़ एंड बिल्कुल चौधरी की जैसे थी, तो चौधरी साहब के लिए जोरदार तालियां। तालियों से सम्मान में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, आप सभी समय अनुरोध करते हैं। और मैं माधव दत्त की भूमिका, फूफा जी की भूमिका में माधव साहब ने बहुत खूबसूरत अपना प्रदर्शन किया। मेरा नाम आदर सोनी, मैंने राजदूत का रोल निभाया। मेरा नाम चंदन पांडे है और मैंने दही वाला का कैरेक्टर निभाया। मेरा नाम मनीषा चौधरी है और मैंने सुधा की भूमिका निभाई। मैंने सुधा की फ्रेंड का भूमिका निभाई। मैं अमृता, मैं सुधा की सहेली और म्यूजिक। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, मैं फकीर की भूमिका में था। सबको नमस्कार। राज वैद्य की भूमिका में मैं अमित कुमार। मेरा नाम अरुण भार्गव और मैं वेद की भूमिका में। मेरा नाम दीप त्यागी एंड आई असिस्टेड इन बैक स्टेज। मैं अजय चौधरी, बैक स्टेज। जोरदार तालियां। मैं अर्जुन नंदा, मैंने म्यूजिक में मैम की हेल्प करी है। पदम शर्मा, लाइट्स। चेतन कुमार, बैक स्टेज। कलाकारों ने अपने कला के साथ, अपने रोल के साथ बखूबी ईमानदारी से रोल निभाया है। दोस्तों, बड़ा मुश्किल काम होता है डायरेक्शन करना और साथ में कैरेक्टर निभाना। इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ ये काम किया और मुझे मालूम नहीं था कि ये डायरेक्टर भी हैं इस प्ले के। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आप सबकी तरफ से बहुत जोरदार था। मेरा दिल तो इसी में बन गया कि किसी ने ये पीड़ा समझी कि डायरेक्शन और एक्टिंग साथ में करना कितना जोखिम है। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत सुंदर। बालक की भूमिका में कल्पना को करना, वाकई में सच में अपने किरदार से आपने पूरी ईमानदारी दिखाई है। जी जस्ट वेट थैंक यू वेरी मच। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग आए देखने के लिए, ऑर्गेनाइजर्स हैं, टीम्स हैं, तो वरुण यहाँ पर है, वरुण का अगला नाटक है, तो गुड लक। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साची बात। साची बात के सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन करता हूं। आइए मैं लेकर के आपको चलता हूं आज कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा जो आज 8वां थिएटर फेस्टिवल हो रहा है लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो चलिए आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूं।
उसमें जो चौथा नाटक है उसका नाम है डाकघर, और डाकघर जो कि मशहूर कथाकार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक को यहाँ जो निर्देशित किया है वो सुधीर राणा जी ने किया है, और इसकी जो प्रस्तुति की है जो सुधीर राणा जी के जो ग्रुप का नाम है वो है प्रथम पथ थिएटर ग्रुप। तो आइए बात करते हैं जो ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं सुधीर राणा जी से। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्ले के डायरेक्टर सुधीर राणा जी, जिन्होंने खुद इस प्ले में एक भूमिका भी निभाई है। सर नमस्कार, साची बात में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपने कौन सी भूमिका निभाई है और उसके साथ साथ इस प्ले के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, तो नाटक का नाम है डाकघर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, और उसमें एक बालक है, एक कैरेक्टर है बालक, उसका नाम है अमल। बेस्ड नाटक है, इशारों से बात कर रहे हैं टैगोर इसके अंदर, और स्पिरिचुअल फ्रीडम की वो बात करते हैं कि अगर आपने नाटक देखा है तो पिंजरा है, पिंजरे के अंदर एक बालक बैठा है, तो पिंजरा वो बेसिकली हमारा शरीर है, उसके अंदर की आत्मा मुक्त होना चाहती है, वो किसी जर्नी पे जाना चाहती है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो वो कहता है कि हवा नहीं लगनी चाहिए, है ना, बिगड़ जाएगी, जबकि हम पैदा तो इसलिए हुए थे कि हम फ्री रहें। और वो जो पिंजरा आपने देखा है वो इशारा है कि हमने अपने आप को बांध के रखा है। तो वो स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात टैगोर कर रहे हैं नाटक से। जी जी जी। और अपनी टीम के बारे में कुछ बताना चाहें, किस तरह का अनुभव रहा आपका? तो मेरा नाम सुधीर राणा है, प्रथम पथ थिएटर मेरे ग्रुप का नाम है। मुझे काफ़ी समय हो गया, 22 साल हो गए थिएटर करते हुए, और ये गाज़ियाबाद में मेरा ग्रुप है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ियाबाद में और कल्चर में कंट्रीब्यूट करें थिएटर करके, नाटक करके। बहुत खुशी की बात है कि वहाँ पे हिंदी भवन गाज़ियाबाद जो है वो नाटक करवाते हैं, बाहर से भी नाटक बुलाते हैं। तो ये पैंडमिक के दौरान लोगों को नहीं मिले नाटक करने के लिए, लेकिन मैं खुशी है कि सुप्रिया मैम ने जो ये नाटक की थिएटर फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बड़ा मुश्किल काम है, और भी लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है साची बात में। नमस्कार। प्ले में आपका क्या कैरेक्टर था और प्ले के बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। प्ले में मेरा कैरेक्टर माधव दत्त का था, जो एक बच्चे का फूफा है बेसिकली, पर लेकिन वो उसका सगा नहीं है, वो उसे लेकर आता है अपने घर, एडॉप्ट किया हुआ है। तो उसको कुछ बीमारी होती है। बीमारी क्या है, मतलब उसे बाहर निकलना है, वो नहीं रहना चाहता, वो नहीं है यहाँ का, उसे प्राकृतिक से प्यार है। हम क्या है कि यहाँ पर फंस जाते हैं, इस समाज के जो बंधन है, ना चाहते हुए भी उनमें हमें जकड़ लिया जाता है। तो ये फ्रीडम चाहता है, बस ये प्ले फ्रीडम के ऊपर है कि आप निकलो बाहर। सब चीज़ यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं देखने को, जो हम यहाँ पर फंसे हुए हैं ना, कि सब ये करना वो करना, पढ़ना, और जो बस यही नहीं है, इससे भी ज़्यादा बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो उसी को ये सब एक्सप्लेन करता है प्ले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं गुरमीत चावला जी से, जिन्होंने इस प्ले में चौधरी साहब का कैरेक्टर प्ले किया था। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। सर बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, प्ले के बारे में कुछ बताइए। डाकघर जो है वो एक रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत अच्छा प्ले है, और बहुत ही सेंटिमेंटल प्ले है, जिस पर एक मूवी भी बन चुकी है पहले बलराज साहनी की और शर्मिला टैगोर की। डाकघर का नाम नागघर नाम से ही था, बच्चों के लिए बनाई थी 6 रील के। और इसमें मैंने जो है एक चौधरी का रोल किया है। चौधरी का कैरेक्टर ये है कि वो अपने आप को बहुत ही, मतलब इन्हें उसमें एक घमंड और फन्ने का समझता था कि जैसे, और इसी तरह उसका मतलब इन्हें उसका एटीट्यूड था सब लोगों के प्रति। और आखिरी में जब वो बच्चा उसके पैर छूता है तो उसको महसूस होता है कि शायद मैंने जो है वो इस बच्चे के साथ गलत थोड़ा किया है। आप कितने सालों से प्ले कर रहे हैं? सर मैं तो करीबन मेरे को 9 साल हो गए, अभी दिल्ली गाज़ियाबाद रहता हूँ मैं, एनसीआर में 9 साल से मैं प्ले कर रहा हूँ। वैसे स्टेज तो मैंने 13 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था। बहुत बढ़िया। नए आर्टिस्ट्स जो हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा ये है कि कोई भी चीज़ करने से पहले उस कैरेक्टर को अपने आत्मा में बसा लो, तो वो चीज़ अपने आप निकल के बाहर आएगी। कि जब तक आप कैरेक्टर को अपने आप में महसूस नहीं करोगे, कोई चीज़ बाहर निकल के नहीं आएगी। एक्टिंग का मतलब ही वही होता है जो दिल से की जाती है, जी आती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
तो मैं अब आपको मिलवाता हूँ महिमा चौधरी जी से, जिन्होंने इस प्ले में सुधा का कैरेक्टर किया था। नमस्कार महिमा जी। नमस्कार सर। अपने बारे में और प्ले के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कुछ। बस ये हमारा प्ले है जो हमने काफ़ी मेहनत से 1.5-2 महीने लगाकर प्रिपेयर किया है, और जितना ऑडियंस ने इसको पसंद किया उसके लिए हमारी सारी मेहनत सफल हो गई है। उससे मैं थिएटर कर रही हूँ 10-12 सालों से, और शायद ये रोल मेरा मन पसंदीदा रोल है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से वो चहकती है और स्टेज पर लाइफ ले आती है, मैं मानती हूँ कि सुधा में एक मेरा अंश है। इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। बहुत लाइवली ऑडियंस थी, बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली एक्टर्स को ट्रीट किया गया है, चाहे वो बैक स्टेज का हो चाहे एक्टर हो ऑन स्टेज, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और बहुत अच्छा फेस्टिवल था ओवरऑल। थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। थैंक यू। तो आइए मैं मिलवाता हूं डॉक्टर संजय शर्मा से, जिन्होंने इस प्ले में फ़कीर की भूमिका निभाई। एक अहम किरदार था इस प्ले का ये। तो आइए मिलते हैं संजय शर्मा जी से। नमस्कार सर, साची बात में बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। प्ले के बारे में बताइए कुछ, कैसे अनुभव रहे आपके, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए कुछ। एक बहुत अच्छी यात्रा थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ एक कालजयी नाटक है ये, जो एक आत्मा की शुद्धि के बारे में, उसकी स्वतंत्रता के बारे में, एक बहुत ही आध्यात्मिक नाटक है, जो कि सांकेतिक रूप से उसको दिखाया गया है। और बहुत आनंद आया इसमें, बहुत मज़ा आया, और मैं अपनी भूमिका को पूरी तरह जी पाया शायद। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा। पूरे गेटअप में थे और पूरा किरदार आपने अच्छे से निभाया, हमने देखा। सर, जो थिएटर के लोग जुड़ रहे हैं, नई पीढ़ी जो है थिएटर की, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो वही यही है कि सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि थिएटर को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। आजकल हो क्या रहा है कि थिएटर को लोग शायद फिल्म तक पहुँचने की एक सीढ़ी बना दिया गया है। तो रंगमंच को जीना और उसको समझना, और उसकी जो बारीकियां हैं उसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए, उसके जो समर्पण चाहिए, वो मुझे लगता है कि सबसे पहली ज़रूरत है। इच्छा इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है होनी। और ये एक ऐसा नशा है, एक ऐसी विधा है, मैं बल्कि कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ है जो सब लोग नहीं कर सकते। वो खुशकिस्मत हैं जो किसी भी तरह की कला की विधा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कविता है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो नाटक है, चाहे वो फिल्म है। लेकिन हर एक माध्यम अपने आप में एक अनूठा है। तो मैं समझता हूँ कि रंगमंच के जो भी कलाकार रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, वो पूरे समर्पण के भाव से जुड़े हैं। डाकघर नाटक के द्वारा इस फेस्टिवल में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। एक बड़ा अच्छा मंच मिला, बड़े अच्छे ऑडियंस मिली, और मुझे बड़ा आनंद आया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। इसी के साथ साची बात के सभी दर्शकों से मैं विदा लेता हूं। एक नई वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ विदा लेता हूं आप सभी से, और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।